आई एम इशिका और आज हम पढ़ेंगे कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर हम होमोमॉर्फिज्म्स को कैसे काउंट कर सकते हैं, उसकी 3 स्पेशल ट्रिक्स। वो 3 ट्रिक्स अगर आपको आती है ना तो आपको लंबा सा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है होमोमॉर्फिज्म्स काउंट करने के लिए। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स को कैसे काउंट करने हैं वो देखते हैं। और ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाई जा रही है, तो आई होप जिसके स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है उस तक ये ज़रूर पहुँच जाए। देखते हैं। आईटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको 100% एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा। आईटी एग्जाम में जो बेसिक आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो परम्यूटेशन होमोमॉर्फिज्म के आसपास से ज़रूर मिलेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो हम पढ़ेंगे 3 तरीके होमोमॉर्फिज्म्स को काउंट करने के लिए। पहला तरीका, आपको क्या याद रखना है कि दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, साइक्लिक। पहले वे में क्या है, अगर दो ग्रुप्स हम ले, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे हमें बताना है कि कितने होमोमॉर्फिज्म्स बनाए जा सकते हैं। फाई के यहाँ पे कोई फंक्शन है जो कि हम मान रहे हैं कि होमोमॉर्फिज्म है, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने फाई हो सकते हैं, कि कितने फाई कितने होमोमॉर्फिज्म्स बन सकते हैं, कितने होमोमॉर्फिक फंक्शंस बन सकते हैं इस ग्रुप से इस ग्रुप पे, हमें ये काउंट करना है। तो जो पहला काम है, जो पहले ट्रिक है, उसमें आपको क्या चेक करना है, ये दोनों साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। अगर साइक्लिक है तो ये आप पहली ट्रिक लगा सकते हो। अगर जी साइक्लिक ग्रुप है पहली बात, और फाइनाइट है, फाइनाइट ऑर्डर का, जी का ऑर्डर क्या है, सपोज ले लो n है, ऐसे ही जी डैश भी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर भी क्या है, मान लो कि m है। दोनों साइक्लिक है और दोनों फाइनाइट है, दोनों का ऑर्डर n और m है, जो कि एक नेचुरल नंबर है। n भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और m भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो क्योंकि दोनों फाइनाइट साइक्लिक है तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। वो ट्रिक क्या कहती है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम g to g डैश which in case both are cyclic is given by gcd of m, n। बस अगर जीसीडी निकालोगे तो हमें पता चल जाएगा कि इससे इसके ऊपर कितने हम होमोमॉर्फिज्म्स ड्रॉ कर सकते हैं। इतना सिंपल सा। जीसीडी मतलब पता है आपको, जैसे कि अगर 3 और 7 है तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। अगर हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो 3 का फैक्टर क्या आता है, 1,3। 7 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 1,7। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो उनका जीसीडी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर कोई ग्रुप है जो कि साइक्लिक है, उसका ऑर्डर 3 है, और कोई ग्रुप है जो कि साइक्लिक है और उसका ऑर्डर 7 है, तो उनके बीच में कितने होमोमॉर्फिज्म बन सकते हैं, उनका जीसीडी यानी कि सिर्फ 1 होमोमॉर्फिज्म बन सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, जो क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो वो क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें सेंटेंस में एज इट इज गिवन है कि दोनों ग्रुप साइक्लिक हैं। कभी कभी आपको चेक भी करना पड़ सकता है, पर इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। द नंबर ऑफ homomorphisms from a cyclic group Z5 from the cyclic group Z5 to the cyclic group Z7 is given by, और इसके लिए 4 ऑप्शन थे, 4, 2, 7 एंड 1। हमें बताना है कि एक ऑप्शन 10, 5, 12, ठीक है। हमें बताना है कि कितने होमोमॉर्फिज्म्स होंगे, कहाँ से कहाँ तक, Z5 से लेकर Z7 पर, Z5 से लेकर Z7। पहले हम देखेंगे साइक्लिक। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों साइक्लिक हैं। अगर ना भी गिवन हो तो भी हमें पता है कि Zm जो कि ग्रुप बनाता है एडिशन मॉडलो m पर, वो कैसा ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। तो क्योंकि ये भी साइक्लिक ग्रुप है और ये भी साइक्लिक ग्रुप है और दोनों फाइनाइट है, Z5 का ऑर्डर क्या होता है, 5, और Z7 का ऑर्डर क्या होता है, 7। तो हम अपनी फर्स्ट ट्रिक लगा सकते हैं। तो इसके बीच में कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे, डायरेक्टली हम कर देंगे GCD 5,7 जो कि 1 होता है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। तो कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे, जितना उसका जीसीडी है यानी कि 1 होमोमॉर्फिज्म होगा। तो कितनी आसानी से हो गया। अदरवाइज आप होमोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट लगाओ, होमोमॉर्फिज्म ढूंढने की कोशिश करो तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप अगर ये ट्रिक याद रखोगे तो जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। अलजेब्रा में ना बस यही है, मॉडल अलजेब्रा के क्वेश्चंस या तो देखते ही हो जाएंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आपको अगर ट्रिक याद होगी, फॉर्मूला याद होगा तो आप कर लोगे, वरना बनाते रहो, करते रहो, मेहनत प्रूफ करते रहो, ऑपरेशन प्रिजर्व हो रहा है नहीं हो रहा, होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है, और आपका काफ़ी टाइम इसमें चला जाएगा। दूसरी ट्रिक पे चलते हैं। अब दूसरी ट्रिक क्या कहती है, दूसरी ट्रिक में भी हम क्या काउंट करने वाले हैं, ऑब्वियसली होमोमॉर्फिज्म काउंट करने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक, एक ग्रुप जी से दूसरे ग्रुप जी डैश पर। इस ट्रिक में क्या है, जो जी है ना, ये तो साइक्लिक ग्रुप होगा,
ये फाइनाइट भी होगा, यानी कि जी कैसे होने वाले, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा, फाइनाइट कॉमा साइक्लिक। पर जो जी डैश है ना उसका साइक्लिक है या नहीं हमें नहीं पता, यानी कि वो हमें नहीं पता कि वो साइक्लिक है या नहीं है, पर हमें एक बात जरूर पता है कि वो फाइनाइट है। अगर ऐसे ग्रुप हो कि एक फाइनाइट साइक्लिक हो और दूसरा फाइनाइट हो, फाइनाइट मतलब कि उसका ऑर्डर एक नेचुरल नंबर हो, वो इनफिनाइट ना हो, फाइनाइट हो, जैसे कि जी यहाँ पे साइक्लिक होएगा और उसका ऑर्डर होएगा मान लेते हैं कोई एम, ऐसे जी डैश क्या होएगा, साइक्लिक होएगा और उसका, ये जी डैश साइक्लिक है ही नहीं हमें नहीं पता, पर इसका ऑर्डर क्या होएगा, एन होएगा, जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो अगर ऐसा हो गया तो अगर हमें होमोमॉर्फिज्म यानी कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म काउंट करने हैं जी डैश पर जी से, नंबर ऑफ ग्रुप homomorphisms from G to G dash is given by, क्या करना होगा हमें, सिग्मा ए के, जहां पे k डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। इसका क्या मतलब है, हमें क्या देखना होगा कि ना G है, इसका ऑर्डर कितना है, m ऑर्डर है इसका, इसके हम पॉजिटिव फैक्टर्स निकाल सकते हैं। सपोज m है, इसको कौन कौन से डिवाइड करें, सपोज मान लेते हैं प्राइम नंबर होगा कोई और m1 और m डिवाइड कर रहे हैं, मान रहे हैं कुछ भी हो सकता है नंबर, तो 1 और m इसके फैक्टर्स हैं। हमें क्या करना है, g डैश में ढूंढना है कि 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं और m ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं। सपोज g डैश में मान रही हूँ फॉर एग्जांपल 1 ऑर्डर का g डैश में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, और m ऑर्डर के g डैश में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं। तो कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे, 2 और 3 को ऐड कर लो, यानी कि 2 + 3, और ये हो जाएगा हमारा आंसर 5। समझ रहे हो आप बात। एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। हम एग्जांपल लेते हैं Z4 से K4 पर। अगर हमें दिखाना है कि होमोमॉर्फिज्म कितने हैं तो हम कैसे दिखाएंगे, इसी ट्रिक को इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि कैसे हम होमोमॉर्फिज्म काउंट कर सकते हैं Z4 से K4 पर। तो एक ग्रुप हमारे पास है Z4 और दूसरा ग्रुप है K4, ठीक है। तो हमें देखना है कि इस ग्रुप से इस ग्रुप पर कितने होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं हम। तो कैसे देखेंगे हम, Z4 में पहली बार देखेंगे कि ये ट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमेशा कंडीशन को देखना है, पर चले ऐसे ही लगा दो आंखें बंद करके। तो ये साइक्लिक है क्या, बिल्कुल साइक्लिक है। क्या इसका ऑर्डर फाइनाइट है, हाँ बिल्कुल है। इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं, तो इसका ऑर्डर भी फाइनाइट है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा देखो क्या ये फाइनाइट है, तो K4 में भी कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4 ही एलिमेंट होते हैं K4 में। कौन कौन से, एक तो आइडेंटिटी, एक A, एक B और एक AB, तो ये होता है हमारा K4 ग्रुप। तो ये भी कैसा है, फाइनाइट है, तो हमारी कंडीशंस होल्ड कर गई। और ये साइक्लिक नहीं है, हमें साइक्लिक चाहिए भी नहीं था क्योंकि हमारी कंडीशन में इसको साइक्लिक होना जरूरी है ही नहीं। अब क्या करना है, हमें देखना है कि 4 यानी कि जो साइक्लिक वाले ग्रुप है उसके कितने फैक्टर्स हैं इसके ऑर्डर की। तो 4 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है, ये 3 फैक्टर होते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इस ऑर्डर के इस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि 1 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट मिलेंगे, 1 ऑर्डर तो सिर्फ एक ही एलिमेंट का हो सकता है, वो क्या है, आइडेंटिटी। तो इनकी 1 ऑर्डर का हमें एक एलिमेंट मिल गया। अब हमें ढूंढना है कि 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मिलेंगे। 4 का तो एक भी नहीं मिलेगा, आपको पता होना चाहिए K4 ग्रुप में तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, इसका भी 2 होता है ऑर्डर, इसका भी 2 होता है और इसका भी 2 होता है ऑर्डर। क्योंकि तीनों का 2 है यानी कि 4 का एक भी नहीं मिलेगा, यानी कि चलो 4 का एक भी नहीं है, तो 1 के कितने हैं, A1 यानी कि A के 1 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, A के बताया था ना हमने, तो A1 कितना है, 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट है। A2 यानी कि 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। A4 यानी कि 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं K4 में, 0 एलिमेंट्स। तो इनकी इससे इस पर कितने होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, सीधी सी बात है, कितने मिल जाएंगे, 1 + 3 + 0 यानी कि 4। इनकी Z4 से K4 पे हमें अगर नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालना हो तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये काउंट करेंगे, जैसे कि हमने बताया भी, AK को सिग्मा कर देंगे, सिग्मा AK। और AK का मतलब मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि AK का मतलब क्या होता है कि जितने भी इसके फैक्टर्स हैं वो हो गए K, और वो फैक्टर्स के ऑर्डर के कितने इसमें एलिमेंट मिल जाएंगे उसको हमने ऐड कर देना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है हमारे DN ग्रुप का, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब की बार हम काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के एग्जांपल लेते हैं। Z4 तो अपना अपने इंपॉर्टेंट ग्रुप है ही, उसके साथ हम लेने वाले हैं D3, जिसके नाम से काफी बच्चों को डर भी लगता है, पर डरने वाली कोई बात नहीं है। तो ये ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज होता है ना, तो हम पहले ग्रुप ऑफ रोटेशंस, वही जो पढ़ते हैं हम, रोटेशन रिफ्लेक्शन, वही ग्रुप है, जाना पहचाना सा। तो पहले D4 देखते हैं। D4 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 0 1 2 एंड 3, ये एलिमेंट्स आते हैं। अब देखते हैं D3 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। अगर मैं मान लूँ कि y क्या एक रोटेशन है, तो अगर y एक रोटेशन है तो y स्क्वायर, ठीक है,
वाई क्यूब जो कि आइडेंटिटी दे देगा, क्योंकि डी 3 है तो 3 पे आइडेंटिटी दे देगा। ये क्या है, हमारी रोटेशंस हो गई। और इसके अलावा रिफ्लेक्शंस होंगी, वो क्या होंगी, वाई एक्स स्क्वायर, नहीं वाई स्क्वायर एक्स एंड एक्स, ये हो गई हमारे पास रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो हमारे पास दो ग्रुप आ गए। अब क्वेश्चन आ गया कि बताओ कि D4 से D3 पर हम कितने होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। तो हम कैसे देखेंगे, पहले हम अपना पहले वाले लगाने की कोशिश करते हैं। क्या ये दोनों साइक्लिक है, नहीं है, तो दोनों साइक्लिक होते तो हम फर्स्ट ट्रिक लगा पाते ना कि दोनों साइक्लिक है, उनके ऑर्डर का जीसीडी निकाल लो, और दोनों साइक्लिक तो है नहीं। क्या ये साइक्लिक है, हाँ। क्या ये फाइनाइट भी है, बिल्कुल फाइनाइट भी है। क्या ये साइक्लिक है, नहीं साइक्लिक तो नहीं है, पर क्या ये फाइनाइट है, बिल्कुल फाइनाइट है। इसमें 6 ही एलिमेंट्स हैं। वैसे भी डीएन में कितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डीएन इज 2n, तो D3 में कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 एलिमेंट्स है। और ये कितने होते हैं, फाइनाइट होता है, यानी कि हाँ हमारा दूसरे वाली ट्रिक सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इसमें दूसरी ट्रिक लगा सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि देखो कि इसमें कितने ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं। तो कितने ऑर्डर के एलिमेंट्स मिल सकते हैं हमें Z4 में, वही जो इसके फैक्टर्स होंगे, है ना। तो कितने फैक्टर्स होते हैं इसके, 4 के कौन कौन से फैक्टर्स मिल सकते हैं, 1, 2 और 4, यही फैक्टर्स मिल सकते हैं। अब हमें 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का और 4 ऑर्डर का इसमें देखने कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसमें 1 ऑर्डर के जितने एलिमेंट्स होंगे हम उसको A1 कहेंगे, इसमें 2 ऑर्डर के जितने एलिमेंट्स होंगे हम उसको A2 कहेंगे, और इसमें 4 ऑर्डर के जितने एलिमेंट्स होंगे हम उसको A4 कहेंगे। ठीक है, अब हमें पता है, अगर आपको डीएन ग्रुप आपने पढ़ा हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो सकता है एक एलिमेंट का। देखते हैं, निकाल के देखते हैं, मैं पहले ऐसे नहीं बताती, मे भी आपने ना पढ़ा हो, तो इसमें हम निकालते हैं ऑर्डर। चलो तो हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं एलिमेंट्स का। तो अगर हम ये देख रहे हैं तो इसमें वाई का ऑर्डर क्या है, अगर क्यूब करें तो आइडेंटिटी आएगा, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, मुझे कितनी बार करना पड़ेगा कि आइडेंटिटी मिल जाए हमें। इसका ऑर्डर 3 होएगा, स्क्वायर वाई स्क्वायर का ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होएगा, इसको कितनी बार करेगी 3 आ जाए या 3 के कोई मल्टीपल में आ जाए पावर, तो इसको 3 टाइम से करना पड़ेगा तभी 6 आएगा। इसका ऑर्डर भी 3 और इसका ऑर्डर 1। आइडेंटिटी का ऑर्डर हर ग्रुप में क्या होता है, हमेशा 1। वाई क्यूब तो खुद ही आइडेंटिटी है, उसको एक ही बार करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। वैसे अगर हम इसको देखें तो D3 कौन सी सिमेट्रीज है, जो ट्राइंगल में सिमेट्री होती है ना, 120 डिग्री से रोटेट करने वाला, ये वही है। अगर 120 डिग्री से एक बार करें ट्राइंगल को रोटेट, ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसे 120 डिग्री से रोटेट करते हैं, इसको एक बार रोटेट करें तो वाई आएगा, 2 बार करें तो वाई स्क्वायर आएगा, 3 बार करें तो वापस घूमकर वही ट्राइंगल एज इट इज आ जाएगा। तो वाई क्यूब क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, इसका ऑर्डर हो गया 1। ठीक है, और जितनी भी रिफ्लेक्शन होती है वो तो हमें पता है, इन सबका ऑर्डर क्या होता है 2, तो तीनों का ऑर्डर क्या है 2 2। अब इसमें 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मिल गए, 1। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मिल गए, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स। और 4 ऑर्डर का इसमें कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं। और हम वैसे ही बता सकते हैं D3 है तो इसमें मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है एलिमेंट्स का, 3। DN है तो उसमें मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है किसी एलिमेंट का, n, तो 4 का तो मिलेगा ही नहीं। तो अब इस सेट से इस सेट पे कितने होमोमॉर्फिज्म हो सकते हैं, कितने हम होमोमॉर्फिज्म ड्रॉ कर सकते हैं, ऑपरेशन प्रिजर्विंग फंक्शंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, हम डायरेक्टली सिग्मा कर देंगे एक का, तो हम क्या करेंगे 1 + 3 + 0 यानी कि 4। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हमने काउंट करें एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स, और ये थी हमारी दूसरी टेक्निक। अब आते हैं हम तीसरी टेक्निक पर, और इस टेक्निक के अलावा तो आपको फिर कहीं क्वेश्चन शायद बाहर से दिखाई ना दे। यही तीनों होते हैं जो मुश्किल होते हैं, जिनको अगर आप खुद से बनाने की कोशिश करो तो दिमाग में दर्द होता है, इसके अलावा तो आप कर ही लोगे। तो तीसरी टेक्निक होगी हमारी सिमेट्रिक ग्रुप से लेकर Z पर, एक्चुअली Zm पर। अब तीसरी टेक्निक और उसका एक एग्जाम्पल करेंगे। तो तीसरी टेक्निक क्या कहती है, अगर हमें होमोमॉर्फिज्म्स काउंट करने हैं, कौन से ग्रुप से अब की बार, Sn से Zm पर। Sn सब समझते हैं, इसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। इसमें क्या आती है, सारी परम्यूटेशंस आती है, जिनका ऑर्डर कितना हो, या तो n हो या n से कम हो, ऐसी परम्यूटेशंस आती है इसमें। और ये हमारे पास क्या है, Zm। तो ये क्या हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप है, और ये हमारे पास क्या है, Zm है। Zm को तो आप सब पहचानती हो, एडिशन मॉड्यूलो m पे जो ग्रुप बनाता है वही बंदा है, और ये हमारा सिमेट्रिक ग्रुप है। तो हमें काउंट करना है कि इस ग्रुप से इस ग्रुप पर कितने हम बना सकते हैं होमोमॉर्फिज्म। तो इसको आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, इसमें तो आपको बिल्कुल ही दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इससे इस ग्रुप पे सिर्फ 2 तरीके के होमोमॉर्फिज्म हो सकते हैं, या तो एक ही होमोमॉर्फिज्म मिलेगा या 2 होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे। अब एक मिलेगा या 2 मिलेगा, यही हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक होमोमॉर्फिज्म कब मिलता है, जहाँ पर जो m है वो क्या हो, ऑड हो।
और दो होमोमॉर्फिज्म कब मिलते हैं? जो हमारे पास m है वो क्या हो? इवन हो। m क्या हो हमारे पास? इवन। पर बशर्ते, एक शर्त है, n हम यहाँ पे जो ले सकते हैं वो हमेशा n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। हम यहाँ पे सिमेट्रिक ग्रुप 1 और सिमेट्रिक ग्रुप 2 की बात नहीं कर सकते, या तो S3 या फिर उससे बड़े सिमेट्रिक ग्रुप्स की हम बात कर रहे होंगे। तो समझ गए, इसमें तो बिल्कुल भी जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमें काउंट करने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम S4 टू Z5। तो बताओ कि हम कितने होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं S4 से Z5 पर। तो कैसे होएगा? या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है कि m कैसा है, ऑड है, इवन है। 5 कैसा होता है, ऑड होता है, तो ये तो नहीं होगा। डायरेक्टली क्या आंसर आ गया 1। तो हम इसमें कितने होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं? सिर्फ एक बना सकते हैं। तो आज हमने पढ़ी 3 टेक्निक जिससे हम बता सकते हैं कि हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स बना सकते हैं। पहली टेक्निक में क्या था कि दोनों ग्रुप्स कैसे थे? साइक्लिक ग्रुप्स थे। अगर दोनों ग्रुप फाइनाइट हो और साइक्लिक हो, इन्फिनाइट साइक्लिक से नहीं चलेगा काम हमारा, फिर नहीं कर पाएंगे हम काउंट। अगर दोनों फाइनाइट साइक्लिक हो तो हम जीसीडी निकाल सकते हैं उन दोनों के ऑर्डर का, और उतने ही नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स होंगे। और ये तो आप खुद समझते हैं, जायज सी बात है कि अगर एक भी इन्फिनाइट हो गया तो आप जीसीडी ऑफ एक नंबर प्लस इन्फिनिटी का कैसे आप जीसीडी निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। या फिर इन्फिनाइट कोई भी ग्रुप होता है तो हमें पता है अगर वो काउंटेबल है, काउंटेबली इन्फिनाइट है, तो उसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी? सपोज ए है, ये काउंटेबली इन्फिनाइट है तो एलिफ नॉट होती है इसकी कार्डिनैलिटी। अब ये सब रियल में पढ़ोगे, नहीं आता तो आपको पता ही है कि क्या होता है, कि इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई रखी होगी। तो आपको क्या करना होगा, नीचे जाना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो एलिफ नॉट होता क्या आपको पता चल जाएगा। तो काउंटेबली, जो भी काउंटेबली इन्फिनाइट सेट होते हैं उसको एलिफ नॉट होती है उसकी कार्डिनैलिटी। और ये क्या होता है, कोई नंबर तो होता नहीं है, कोई नेचुरल नंबर है नहीं है। सपोज मान लेते हैं एक इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसकी एलिफ नॉट कार्डिनैलिटी है, और एक हमारे पास है साइक्लिक ग्रुप ZM जिसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? M, जो कि एक नेचुरल नंबर होता है। तो आपको अगर जीसीडी निकालना हो एलिफ नॉट और m का, क्या आप निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? पता ही नहीं आपको एलिफ नॉट होता क्या है भाई। तो ये तो कोई ऐसा ट्रांसफाइनाइट नंबर है जिसकी कार्डिनैलिटी, जो कि नेचुरल नंबर तो है नहीं, हम जीसीडी निकाल नहीं सकते। यानी कि पहली वाली प्रॉपर्टी ऑब्वियसली इस पे काम नहीं करेगी। और जो दूसरी प्रॉपर्टी की बात है उसमें एक साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कैसा होना चाहिए? फाइनाइट। एक होना चाहिए फाइनाइट साइक्लिक और दूसरा होना चाहिए फाइनाइट, तो हमारा ट्रिक काम कर जाएगा। और तीसरा तो बिल्कुल सिंपल साधारण बात है, डायरेक्टली बोल ही दिया कि एक ऐसा होना चाहिए दूसरा ZM होना चाहिए। तो उसके बीच के होमोमॉर्फिज्म कैसे काउंट करेंगे हम बता दिया हमने। कैसे काउंट करेंगे, या तो 1 होगा या 2 होगा, और वो कैसे पता चलेगा डिपेंड करता है कि ZM M ऑड है या इवन है। बस इतना सा काम है। इसके अलावा होमोमॉर्फिज्म पे क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। 90% तक इन तीनों टाइप के ही आएंगे। उसके अलावा जो आएंगे ना फिर वो आइसोमॉर्फिज्म और उससे लिंक कर देंगे, या तो आइसोमॉर्फिज्म से लिंक कर देंगे या फिर लिंक कर देंगे ऑटोमॉर्फिज्म से, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 2-3 और क्वेश्चंस कराऊंगी जिसमें होमोमॉर्फिज्म ही आपको काउंट करने होंगे या देखने होंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, जिससे कि आपको तसल्ली हो जाएगी। और अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। आईटी एग्जाम की अच्छी से तैयारी करो, या फिर जो भी आप एमएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, मैथ्स में कोई भी आप एमएससी के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे मिल जाएंगे। तो अच्छे से तैयारी करो, टेंशन नहीं लेने की बिल्कुल भी। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो, और देखो कि सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हो ना बेटा, क्योंकि अब टाइम आ गया है। अब बस इतना टाइम नहीं है कि आप बाकी टाइम ज़ाया करो फालतू में। तो आपको बस देखना है कि जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहीं पढ़ो, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और बस अब ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत घुमाओ, ठीक है ना। टू द पॉइंट पढ़ो और सब्जेक्ट्स चूज कर लो। अब तुम्हें फर्स्ट नहीं आना, अब तुम्हें देखना कि नंबर कैसे लाने हैं। और सारे क्वेश्चन करने से किसी को ट्रॉफी नहीं मिलती है, तो तुम्हें बस यही देखना है कि नंबर कैसे आएंगे। सारे क्वेश्चन पता चल के कि तुमसे नेगेटिव मार्किंग ले आओ, तो देखो कि एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करनी है, नंबर कैसे आएंगे, कौन सा टॉपिक तुम्हें अच्छा लगता है उसी को अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट। सो अभी के लिए इतना ही। ट्रिप बोहेमिया इज साइनिंग ऑफ। बाय।